हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो फंक्शन में आपने क्या क्या पढ़ के आए हो? फंक्शन में हमने उसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया है और क्या पढ़ा है, इमेज और प्री इमेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। और एक ये भी डिस्कस कर चुके हम कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे ये बताया था मैंने, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना, वर्टिकल लाइन ड्रा करके अगर वो दो जगह इंटरसेक्ट करती है तो नॉट ए फंक्शन, ऐसा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या है, अब हम पा सकते हैं क्या कुछ स्पेशल फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उनका ग्राफ क्या आएगा और उस ग्राफ में डोमेन क्या आएगी और उसकी रेंज क्या आएगी। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है अपने पास, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन बी डिफाइंड एज, इसको हमने ऐसे डिफाइन करना है क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स। चाहे आप y का नाम एफ एक्स रखो चाहे एफ एक्स का नाम y रखो, ये y इक्वल टू एफ एक्स लेंगे हम। ठीक है, y हमारे पास है एफ एक्स और एफ एक्स किसकी इक्वल है? x। y इज इक्वल टू एक्स कहो, चाहे आप ये भी कह सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देन और x क्या है? x क्या है? x आपके पास कोई रियल नंबर है, x इज रियल नंबर। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आया, यानी आइडेंटिटी फंक्शन आप इसको कहोगे y इज इक्वल टू एक्स को कह सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाली चीज। ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है, x की वैल्यू आपके पास कोई भी रियल पर हो सकती है। ओके, अब इसका ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ ये आपने 10th क्लास में पढ़ के गए होंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो जैसे आप x की वैल्यू 1 लेते हो, x की 1 ली तो y की कितनी आएगी? 1 आएगी, 1 ऐसा पॉइंट आएगा। x 0 लोगे तो y कितना आएगा? 0। x 2 लोगे तो y आएगा 2। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? ये वाला, ऐसा कुछ आएगा ना। आगे तक कितना बढ़ सकते हैं, आप देखो ग्राफ आपने ड्रा कर दिया y इक्वल टू एक्स का। ओके, अब इसमें ये पूछ लेता है इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन और रेंज, अभी तक आपने डोमेन रेंज कैसे निकाली है? अभी तक सिर्फ आपने ऐसे निकाली है, अगर ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हो तो ऑर्डर्ड पेयर के आगे वाले एलिमेंट को आपने डोमेन कह दिया था और पीछे वाले एलिमेंट को रेंज कह दिया था। बस वही मेथड है, लेकिन इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं दे रखे, हम ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालें? ऐसे करेंगे, डोमेन का मीनिंग क्या होता है? डोमेन होता है हमेशा x की वैल्यू बताने, x की वैल्यू भाई, x की हमने कौन कौन सी वैल्यू ली है, x की वो वैल्यू लेनी जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू निकल के आ रही हो, यानी एफ एक्स की वैल्यू या y की वैल्यू निकल के आ रही हो। अब ऐसी वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू ऐसे क्या ले कि y की वैल्यू अपने पास एग्जिस्ट करे, वो अपने पास डोमेन होती है। यानी आप ये भी कह सकते हो डोमेन का मीनिंग आप ये कह सकते हो, डोमेन क्या होती है? इनपुट होती है, इनपुट। यानी इनपुट का मीनिंग x की वैल्यू क्या रखे कि जिसके लिए क्या हो, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करे। ओके, अब देखो अपने पास ये ग्राफ है। ठीक है, अब मैं इसमें बता दूं ग्राफ में क्या मीनिंग है। आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की 0 आ रही है ना, x की वैल्यू 0 ली तो y की क्या आ रही है? 0 0 ये आ रही है। फंक्शन अपने पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, ऐसे आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y की कितनी आएगी? y की वैल्यू 1 आएगी, 1। फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 1 पे भी, वो भी 1 ही आ रही है फंक्शन भी। ऐसे आप 2 लोगे तो 2 2। अगर आप जैसे x की कोई वैल्यू ले रहे हो, यहाँ पे ये x की वैल्यू है, यहाँ पे x एक्सिस है तो x की वैल्यू है, ये y एक्सिस है तो y की वैल्यू। अब आपने जैसे x के लिए ले रखी है तो कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू निकल के आ रही है ना ग्राफ पे। ऐसे यहाँ पे ले रखी थी, ये भी आ रहा है, कहीं ग्राफ आ रहा है। अगर मान लो ऐसे कुछ हो जाता ना भाई, ग्राफ ऐसे कुछ है, ये यहाँ तक आई लाइन और फिर ये ब्रेक होकर यहाँ तक आ गई, तो इसका मीनिंग फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ से यहाँ तक, यानी यहां से लेकर यहां तक हमने
ये जो डोमेन में पॉइंट लिखेंगे, डोमेन में किसकी वैल्यू लिखते हैं, हमेशा x की आगे वाला पॉइंट लिखते हैं। तो आप डोमेन के अंदर ये वाला पॉइंट नहीं लिख सकते, क्यों, इनके लिए फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। आया समझ में? क्या बताया, डोमेन में हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू। x की कौन सी वैल्यू, जिसपे फंक्शन डिफाइन हो, नहीं आया, देखो x की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो अपने पास क्या था, फंक्शन ये था, आइडेंटिटी फंक्शन। ये बताओ, जो ये ग्राफ है, y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, y में कोई ब्रेक तो लिया ना, तो y की अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, y की वैल्यू आ कब रही है, x की वैल्यू पुट करने से तो आ रही है। तो आपने x की हर वैल्यू ले रखी है, यहाँ पे सारी वैल्यू ली आपने x की, तभी तो y पे निकल के, यहाँ पे x की ली तो y की निकली, x की और ये ली तो y की निकली, आगे फंक्शन चले रहा है आगे तक ऐसे साइड। x की आपने ये ली तो y की आ रही है, ये ली तो आ रही है। तो x की हर वैल्यू के लिए क्या है, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो डोमेन में क्या कहोगे, डोमेन में कहोगे x की वैल्यू, x की कौन कौन सी ली है, आपने सारे नंबर लिए हैं, तो डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर। ओके, अब आती है रेंज। रेंज का मीनिंग होता है आउटपुट। आउटपुट का मीनिंग x की वैल्यू पुट करने से y की जो जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपने पास क्या होगी, रेंज। क्या बताया, रेंज का मीनिंग y की वैल्यू लिखनी है, y की कौन सी वैल्यू, कौन सी बताओ, जो x में से x की वैल्यू रखने से y की जो वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास वो क्या होगी, रेंज। या आप ये भी कह सकते हो रेंज क्या होती है, आउटपुट होती है। देखो आपने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की क्या आई, 0 आई, यानी आपने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट क्या है, 0 आया। आपने इनपुट दिया 1 तो आउटपुट क्या आएगा, 1। तो रेंज क्या होगी, ये 0 1 2 3 ये वाली, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, रेंज क्या है, रेंज का मीनिंग y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आपने ये ग्राफ है, तो बताओ y की सारी वैल्यू आ रही है ना, ऊपर तक जा रही है ग्राफ, तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो y के ऊपर भी सारी वैल्यू आ रही है और y की नीचे की साइड भी सारी वैल्यू आ रही है। तो रेंज क्या आएगी, ऑल रियल। आया, पता लग गया डोमेन और रेंज का मीनिंग, ठीक है। देखो डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, अब अपने पास नेक्स्ट फंक्शन आता है क्या, our next function is constant function। अब constant function क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर अपने पास y = fx कोई फंक्शन है, ठीक है, अब y या fx को आप कब कांस्टेंट फंक्शन कहोगे, जब कहोगे जब fx की वैल्यू = कोई कांस्टेंट इक्वल, y = कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे कांस्टेंट का नाम मैंने रख दिया c, नाम रख दिया y = c। ओके, और c क्या है, c अपने पास c बिलोंग टू रियल नंबर। c की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने पास ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसका देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो देखो आपने, अगर मैं आपसे ये कहूँ y = 1 का ग्राफ खींचना है, तो y = 1 का ग्राफ कैसे खींचोगे, y = 1 कहाँ पे, यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो y = 1 कहाँ से आएगी, ये लाइन तो आएगी ना, y = 1। अगर मैं आपसे कहूँ y = 1 के ही y = 5 का ग्राफ खींचना है, तो आप क्या लोगे, 5 पॉइंट लोगे और 5 में खींच दोगे, ऐसे दो भी पॉइंट तो उसमें खींच सकते हैं ग्राफ। तो अपने पास क्या है, y = c है, ठीक है, y = c। अगर c पॉजिटिव है, इफ c इज पॉजिटिव, c पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग y जो c पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड लाई करेगा वो पॉइंट, c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो y = c का ग्राफ कैसा आएगा, पॉइंट मान लिया c मान लिया, तो ये ग्राफ क्या आएगा, y = c का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास c = कोई 0 है, c = 0, तो क्या बन गया, y = 0 बन गया, तो y = 0 ये बन गया, ये लाइन, ये वाली जो एक्स एक्सिस है वो अपने पास y = 0, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपके पास c नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा है, c नेगेटिव है, c की वैल्यू जैसे -1 भी हो सकती है, -2 -3, तो y = -3 का ग्राफ कैसा आता है, ऐसे तो आता है, y = -c, ये पॉइंट है -c। आया, कांस्टेंट फंक्शन आपको पता लग गया, y = कांस्टेंट, ये पढ़ा।
अब इसमें पूछ लेता है डोमेन क्या है और रेंज क्या है। फंक्शन में सबसे मेन है डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज मिलना आपने बस। तो डोमेन क्या है, डोमेन का मीनिंग क्या बताया था, डोमेन का मीनिंग बताया मैंने एक्स की वैल्यू हमने क्या क्या ले रखी है, एक्स की वैल्यू वो क्या क्या ले रखी है जिसके लिए हमने फंक्शन डिफाइन हो। देखो अब एक्स एक्सिस ये था, वाई एक्सिस ये था, अब वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, अब हमने यहाँ पे देखा x की वैल्यू है कुछ भी, तो उसके लिए ये y कितना है, y x के वैल्यू आप जैसे अगर मैं आपसे कहूँ y इक्वल टू 1 है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो y कितनी आएगी, x तो है ही नहीं, तो y तो हमेशा क्या वैल्यू देगा, 1 ही देगा। चाहे आप x कितना पुट करो, 2 पुट करो तो भी कितना है, y की वैल्यू 1 ही आएगी। x की आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो y कितनी आएगी, हमेशा 1। यानी अपने पास कहने का मीनिंग ये है क्या, जो फंक्शन है, जो ग्राफ डिफाइन हो रहा है वो ग्राफ में अपने पास x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कर रही है। देखो यहाँ पे अगर x लिया ना, जब भी तो ये y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ये इस टाइम ब्रेक हो जाता है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू आपने नहीं ले रखी, जब भी तो y की वैल्यू नहीं निकल के आई। अगर y की वैल्यू है एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मीनिंग x की वैल्यू अपने पास एग्जिस्ट कर रही है। तो आपके पास ये भी x की वैल्यू है, यहाँ पे भी x की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तभी तो y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। या आप वैसे भी कह सकते हो y इक्वल कांस्टेंट है, आप x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, आप x की कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी नंबर पुट करोगे तो y की कुछ ना कुछ नंबर निकल के आएगा ना। तो डोमेन क्या आ गया, होल रियल नंबर, ठीक है। रेंज क्या आएगी, रेंज का मीनिंग आउटपुट, यानी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या आएगी, आप x की कुछ ही पुट करो, कुछ भी पुट करो, आप 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर पुट करो, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, हमेशा जो कांस्टेंट वही तो रहना है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 रहना है। अगर y इक्वल टू -5 है तो y इक्वल टू -5 रहना है। तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट रहनी है। तो रेंज क्या आएगी, रेंज इज कांस्टेंट, ठीक है। जो कांस्टेंट नंबर है 5 है तो 5 आ जाएगी, 6 है तो 6, अपने पास c है तो y इक्वल टू c। अगर नेगेटिव c है तो नेगेटिव c आएगा, 0 है तो 0, ठीक है। आया नहीं आया। देखो डोमेन और रेंज का मीनिंग बताता हूं आपसे। डोमेन और रेंज क्या है, एक अपने पास आपने गन्ने की मशीन देख रखी है, जो गन्ना जूस निकालते हैं, जो डोमेन रेंज है ना वो उसी गन्ने की मशीन की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, अपने पास कोई गन्ने की मशीन है, मान लो ये मशीन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें क्या, इस मशीन में क्या लगाते हो, गन्ने लगाते हैं। गन्ने लगाने से हमारे पास क्या निकल के आता है, जूस निकल के आता है। ऐसा तो नहीं है गन्ने लगाने से हमारे पास गन्ना ही निकल के आ रहा हो, नहीं आ रहा ना। यानी जो हम गन्ने लगा रहे हैं ना, उनको हम बोलते हैं इनपुट, इनपुट या आप कह सकते हो डोमेन, ठीक है। गन्ने लगाए और जो मशीन है ना अपने पास, वो मशीन अपने पास फंक्शन का काम कर रही है, फंक्शन का। अब वो मशीन वो इनपुट लेगी, गन्ना, उसने गन्ना को तरोड़ मरोड़ के क्या कर दिया, एक नया प्रोडक्ट दिया, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, जूस। और जो आउटपुट आई, जूस जो आई, उसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। ऐसे काम करता है डोमेन रेंज। यानी हमने x की वैल्यू फंक्शन में जो भी पुट करेंगे, फाइनाइट वैल्यू, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। और अपने पास रेंज जो आएगी उसको क्या कहेंगे, आउटपुट, या जो अपने पास प्रोडक्ट जो आएगा उसको क्या कहेंगे, रेंज या आउटपुट, ठीक है। ये था। तो y इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। आप x की वैल्यू कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे इस मशीन में x की वैल्यू कुछ भी रखो तो y की वैल्यू क्या देगी, y की वैल्यू हमेशा क्या देगी, जो मशीन देगी, मशीन क्या देगी, हमेशा कोई कांस्टेंट वैल्यू देगी। तो क्या आ गया, ये रेंज आ गई। और डोमेन क्या है, आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर फंक्शन बी डिफाइंड एज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए क्या है, ए अपने पास नॉन जीरो नंबर है, नॉट इक्वल टू जीरो, आप जीरो नहीं ले सकते। और बी क्या है,
बी आपके पास कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इसमें ये आता है क्या, ए की वैल्यू नॉन जीरो क्यों है, ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती। अगर आपने ए की वैल्यू जीरो ले ली तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बी बन जाएगा, यानी कौन सा फंक्शन बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया इस टाइम। अगर ए की वैल्यू जीरो लेने से क्या बन जाता है, कांस्टेंट फंक्शन। इस वजह से मैंने ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो ली है। और बी कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है लीनियर फंक्शन कैसे डिफाइन करता है। अब देखते इसका ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ तो ये आपने 10th में पढ़े थे तो आए थे ऐसे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, या इस टाइप का कोई फंक्शन है, इस टाइप का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपने इसका ग्राफ ड्रा किया होगा। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में बस वही है सेम। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो आप ड्रा करोगे इसका ग्राफ, तो क्या आएगा, आपने क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 1 लेनी है, 2 3 4 ऐसे y की वैल्यू एग्जिस्ट करानी है। तो आपने कुछ ग्राफ ऐसा लिखेगा। ठीक है, आप इसको ग्राफ ड्रा करेगा कुछ ऐसा लिखेगा। ओके, अब हमें बतानी है इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन रेंज देखो क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, डोमेन क्या है अपने पास। अब देखो ये फंक्शन है y इक्वल टू x प्लस बी, तो डोमेन का मैंने बताया था मैंने इनपुट। इनपुट क्या दे सकते हैं, ये अपने पास कोई मशीन है। अब इसमें हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो ये मान लो मशीन आपके पास y इक्वल टू 3x प्लस 1। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, हमने x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि मशीन की वैल्यू जो है वो फाइनाइट आए, यानी कुछ ना कुछ नंबर निकल के आए। ऐसा नहीं y की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या पुट करें यहाँ पे, x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, आपने सारे नंबर लिखने क्या क्या पुट कर सकते हैं, वो डोमेन के अंदर लिखा है। आप बताओ 1 पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं 1, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। आप बताओ -1 कर सकते हैं, हाँ -1 भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, -3 प्लस 1 माइनस का 2 आ जाएगा, फाइनाइट आ रहा है। ऐसे आप 1/3 कर सकते हैं फ्रैक्शन में, हाँ कर सकते हैं, 1/3 पुट करने से 2 आ जाएगा आंसर। यानी x की वैल्यू अपने पास आप कोई भी रियल नंबर रख रहे हो तो y की क्या वैल्यू आ रही है, फाइनाइट निकल के आ रही है। तो उस टाइम आप क्या कहोगे, डोमेन क्या लोगे, डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल। ठीक है, ये वैसे आप ग्राफ में बता सकते हो। देखो ग्राफ अपने पास आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है, यानी x की वैल्यू अपने पास नेगेटिव के लिए अपने पास y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और पॉजिटिव के लिए अपने पास y की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, डोमेन क्या आ गई, रियल नंबर। ठीक है, अब आता है अपने पास रेंज। रेंज का मीनिंग, हमने x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रखने से जो y की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या क्या आ रही है, वो सारी वैल्यू हमने क्या रखनी है, रेंज करना है। अब देखो ये अपने पास जो वैल्यू है, जो ग्राफ आया है, ये y की वैल्यू ही आई है। तो देखो ग्राफ क्या है, अपने पास y की सारी नेगेटिव आ रही है, y की सारी नेगेटिव है ना, नीचे तक जा रहा है, और इस साइड y के पास ऊपर तक जा रहा है। तो y की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यू आ रही है। ऐसे तो नहीं है कोई y की वैल्यू नहीं आ रही किसी के लिए, y की 5 5 6 सारी आ रही वैल्यू। तो रेंज क्या आ गई, ऑल रियल नंबर। डोमेन भी ऑल रियल नंबर एंड रेंज भी ऑल रियल नंबर। ठीक है, आया। नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, या इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी नाम दे सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही मीनिंग है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन ये होता है y इज इक्वल टू मॉडुलस x। ऐसे लिखते हैं मॉडुलस फंक्शन को, ये दो डंडे से लगाने से, y इज इक्वल टू मॉडुलस x। अगर इसके अंदर x माइनस 3 होता तो ऐसे पढ़ते y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग होता है, एक बात आपने क्या लिखना है, प्लस एक्स कब, इफ x इक्वल 0 से ग्रेटर है, और y इज इक्वल टू इसके माइनस एक्स इफ x लेस देन 0 है। ये मीनिंग इसका ये होता है। देखो आपको मैं बता देता हूँ क्या, जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस के अंदर आपने माइनस का 5 लिख दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा +5। ठीक है, अगर आपने मॉडुलस के अंदर प्लस का 6 लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +6। ठीक है, अगर आपने मॉडुलस के अंदर माइनस का 1/3 लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1/3। यानी मॉडुलस क्या कर देता है, फंक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है।
यानी आप जो भी वैल्यू पुट करोगे मॉडुलस उसको पॉजिटिव करके भेजेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करके भेजेगा, उसको कुछ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो मॉडुलस का मीनिंग यही है। अब देखो आप ये कहोगे मॉडुलस का मीनिंग आप तो ये पॉजिटिव बता रहे सब जगह, लेकिन यहाँ पे तो मॉडुलस का मीनिंग आपने एक बार तो प्लस लिखा और एक बार माइनस लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? देखो मॉडुलस का मीनिंग मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, हमेशा प्लस लिखा है। देखो प्लस कैसे है, अगर आप x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हो, x की वैल्यू 5, तो इसका मीनिंग ये दो फंक्शन है। अब ये देखना है ये कौन कब ले रहा है और ये कब ले रहा है। ये कब ले रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब हमने ये वाला क्वेश्चन y की वैल्यू ये लेनी है, x लेनी है। अगर अपने पास x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, नेगेटिव होगी, तब ये वाला फंक्शन लेना है, y की वैल्यू ये वाली लेनी है। ठीक है, अब जैसे मैं क्या ले रहा हूं, x की वैल्यू ली 5 ली, बताओ x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू मॉडुलस 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 कहां लोगे, 5 यहाँ पे है ना, तो आंसर कितना आएगा x जो ली है 5 ली। ठीक है, अगर आपने ली x की वैल्यू -6 ली, -6, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यानी y के आपके पास -6 के मॉडुलस की, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -6 है का 0 से बड़े में तो नहीं, ये 0 छोटे में है, तो क्या लोगे -x, और x के लिए था -6, तो क्या आ गया +6 आ गया। यानी यहाँ पे ये नेगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव बनाने के लिखा है, क्योंकि x के लिए यहाँ पे सारी नेगेटिव है, x की नेगेटिव रखोगे बाहर में नेगेटिव लगा के क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो ये अपने पास मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस का मीनिंग पता लग गया क्या है, मॉडुलस हमेशा हर वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव करके भेजता है। 0 को क्या भेजेगा, 0 को 0 भेज देगा, 0 का मॉडुलस 0। अब देखो अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ खींचना आपने। अब ग्राफ ऐसे कर रहा है, आपने x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1, तो बताओ y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कहां रखनी है, इसमें रखनी है ना, 1 से बड़ी है तो इसमें रखनी है, ये तो पास y है, y इक्वल टू मॉडुलस x, y के बराबर है। ठीक है, तो आप इसका नाम मॉडुलस x रख सकते हो, इस सारे का नाम। तो y की वैल्यू आपने x की वैल्यू 1 दी, तो x की वैल्यू 1 कहां रखोगे, इसमें रखोगे ऊपर वाले में, तो y की क्या आएगी 1 आएगी, ये पॉइंट आ गया। x की आप 2 रखोगे तो y कितने आएंगे, x की 2 इसमें है तो y क्या आएगी 2 आएगी, ये पॉइंट। ठीक है, x की आप 0 तो 0 के लिए 0 आएगी, x की -1 रखोगे, -1 कहां है, इसमें है -1, तो y की क्या आएगी -1 रखने से क्या होता है, x की आपने रखी -1, तो y की क्या है -1 रखने से +1 आ गई, तो +1, ये पॉइंट आ गया। x की आप -2 रखोगे तो क्या बढ़ जाएगा +2, y की -2 रखने से x की +2, तो ग्राफ कैसा रहा है, ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा है, ये वाला। ठीक है, मॉडुलस का ग्राफ खींच दोगे, ये था। अब आपको डायरेक्ट बता देता हूं क्या, अगर मॉडुलस x का ग्राफ, किसी भी मॉडुलस का ग्राफ खींचना हो, x है, अब आप ये देख लिया करो ये इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, इसका टर्निंग पॉइंट का मीन x की वैल्यू से क्या पुट करें कि यहाँ पे 0 आ जाए, बताओ क्या पुट करें, 0 पुट कर देते हैं, टर्निंग पॉइंट कितना है इसका 0 आ गया, तो 0 ढूंढा, यहाँ पे 0 है, तो आपने 2 लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अगर आपके पास x -3 होता मॉडुलस के अंदर, तो इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, इसका टर्निंग पॉइंट है कितना, किस पॉइंट पे 0 बन रहा है, 3 पे, 3 ढूंढा आपने, तो 3 पे ऐसे 2 लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये था अपने पास मॉडुलस का ग्राफ। अब आपकी डोमेन रेंज क्या है, डोमेन रेंज, डोमेन का मीनिंग आपने x की वैल्यू क्या क्या पुट की है यहाँ पे, तो बताओ x की वैल्यू कौन सी ले रखी है, x के लिए कितना आपने, ये 0 से बड़ी और 0 से छोटी, x के लिए क्या आ गई 0 से बड़ी भी ले रखी है आपने और x के लिए 0 से छोटी भी ले रखी है, तो कौन से नंबर ले रखे हैं, सारे तो नंबर आ गए, 0 से बड़े भी ले लिए और आपने 0 भी इंक्लूड कर रखा है और 0 से छोटे भी ले लिए सारे, तो क्या आ गए, डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर। आई रेंज क्या है, रेंज, तो रेंज क्या होती है, x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। अब आपने क्या किया, x की वैल्यू सारी पुट कर रखी आपने, ठीक है, इनके लिए y की वैल्यू आपने निकाल रखी है सारी, इस साइड नेगेटिव पुट के x की, तो y की वैल्यू आ रही है। अब देखो y की वैल्यू 0 आ रही है, हाँ y की वैल्यू 0 पर आ रहा है ग्राफ, y की नेगेटिव की साइड ग्राफ आ रहा है, नेगेटिव साइड y का कोई ग्राफ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, नीचे साइड कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है,
यानी जो रेंज में लिखी y की नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं लिखी, आप 0 लिखेंगे, हाँ 0 लिखेंगे। y की पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, हाँ पॉजिटिव सारी आ रही है, देखो y की सारी पॉजिटिव साइड आ रही है, आप ये सारी पॉजिटिव है, y ऊपर साइड पॉजिटिव होता है ना, तो y की क्या आएगी, सारी पॉजिटिव नंबर आएगी और 0 भी आएगा। तो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, पॉजिटिव और 0। चलो अगर इकट्ठा बोल ले तो क्या बोल देंगे, पॉजिटिव और 0 को नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो क्या आ गया रेंज, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। ये डोमेन पता लग गई, रेंज पता लग गई, ओके। आपके पास नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स डाल दिया, ये जो ब्रैकेट लगाई है ना, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब इसका मीनिंग बता देते हैं क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले ये 3.1, ठीक है। अब इसका हमने इसकी वैल्यू क्या है वो लिखनी है, तो इसकी वैल्यू क्या बताओगे आप, आपने ये देखना है जो नंबर लिखा है 3.1 लिखा है, 3.1 से सारे छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 3.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से आते हैं, तो 3 से छोटे इंटीजर कौन से होते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3, 3.1 यहाँ पे मिलेगा 3.1। तो मैं 3.1 से छोटे इंटीजर बताए हैं, इंटीजर बताए, रियल नंबर बताए, तो इन 3.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से, एक तो 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 -3 सारे चलते रहेंगे ये वाले, ठीक है। अब उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, जो भी आएगा हमारे पास उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं बताओ 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो आप क्या बताओगे, देखो ग्राफ में 3 4 5, 4.9 से छोटे इंटीजर कौन से हैं, तो 4.9 कहां पे, यहाँ पे, तो इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से मिलेंगे, इससे छोटे मिलेंगे आपको 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे चलते रहेंगे। उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 4, तो 4.9 का कितना आ गया, 4। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यहाँ पर आपने जो भी x की वैल्यू लिखी है, ठीक है, जो भी 3.1 4.9 या कुछ भी, तो क्या बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर n, यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर n की वैल्यू लिखी है, ठीक है, यानी 4.9 है, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा, किसमें से, n क्या है, लेस देन इक्वल टू x, n की वैल्यू हमने क्या लेनी है, x से लेस लेनी है। जैसे आपने 4.9 लिखा था, तो 4.9 से लेस इंटीजर कौन से थे, सारे थे, अब उनमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, n की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। अब आप वैसे बताओ, डेफिनेशन बताओ, ऐसे समझाओ, 5.11 है, बताओ कितना आएगा 5.11 का, तो 5.11 कहां लाई करेगा, 5.11 लाई करेगा 5 और 6 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। 5.11 से छोटे इंटीजर क्या क्या, 5 4 3 2 1, तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट 5 आगे। आप ऐसे याद मत रखना, कभी ये मत करना, इसका आगे वाला पॉइंट, इसका आगे वाला पॉइंट, कई बार ये नेगेटिव में थोड़ा चेंज होने वाला है, आपने सिर्फ ये ऐसे याद कर सकते हो, क्या ये 0 1 2, अगर अपने पास कोई नंबर 1.1 है मान लो, तो 1.1 का कितना आएगा, 1.1 का कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं 1.1 नहीं है, 1.5 है, तो कितना आएगा, 1.5 से छोटे इंटीजर कोई बन आना, जब भी 1 आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 1.92 है, 1.92, तो 1.92 का है, यहाँ पे है 2 से साइड, तो उसकी वैल्यू क्या पाएगी, 1.92 से छोटे इंटीजर यही है 1 0, में सबसे ग्रेटेस्ट 1 ही है, ठीक है। अगर आप कहते हैं 2 है 2, तो क्या बताओगे, 2 की वैल्यू आप 2 ही बताओ, 2 और 2 से छोटे इंटीजर का क्या है, 2 इक्वल टू भी लेना है, तो 2 और 2 से छोटे इंटीजर 2 1 0 -1, तो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट 2, ठीक है। आप डायरेक्ट ये कह सकते हो, क्या अगर कोई नंबर आपके पास क्या कहा 1 और 2 के बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में
कहीं भी लाई करता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी कितनी, हमेशा 1 आएगी। ठीक है, 1.1 का वही आ रहा है, 1.2 का, 1.3 का, सबका 1 आएगा। अगर 1 का है तो 1 का भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब आप बताओ अगर कोई नंबर अपने पास 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है तो हमेशा आपने इस वाले वैल्यू लिखनी है। 2 और 3 के बीच में ये है, ये नंबर सारे हैं, तो इससे इस साइड वाला क्या इंटीजर है, 2। ठीक है, 2 पे भी वही आएगा। ऐसे आप बताओ 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, 0 से 1 के बीच में, तो बताओ क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होता तो उसका क्या था, 0 हो जाता। एग्जाम्पल 0.9 का कितना आएगा, 0.9 यहाँ पे है इसके बीच में, तो 0 आता उसका आंसर। ठीक है, ये पता लग गया। अब एक बार नेगेटिव का और देख लेते हैं क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ माइनस का 1.1 है, तो माइनस का 1.1 देखो कहाँ है, 0, -1, -2, तो माइनस का 1.1 कहाँ मिलेगा, -1.1 यहाँ पे मिलेगा, -1 और -2 के बीच में। तो कौन सा नंबर लिखा आपने, इस साइड वाला, तो माइनस का 2 लिखना है, तो इसका कितना आएगा, माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ माइनस का 2.9 है, तो बताओ कितना आएगा, तो -2.9 कहाँ मिलेगा, -2, -3, -4, तो माइनस का 2.9 यहाँ पे मिलेगा, तो इसका कौन सा कितना आएगा, इस साइड वाला नंबर, इस साइड वाला कितना है, माइनस का 3 है। देखो आगे वाला नंबर नहीं लिख रहा है ना, नेगेटिव चेंज हो गया ना। यानी आप क्या कह सकते हो, क्या अगर अपने पास कोई नंबर नेगेटिव वाला कहते हैं, अगर अपने पास कोई नंबर -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या दोगे आप, उसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में इस साइड वाले क्या है, -1 आएगी। -1 से -2 के बीच में है, -2 से -1 के बीच में है, तो वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। पता लग गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैं निकाल दूंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रा कर देता हूं, क्या आने वाला है, देखो 0, 1, 2, 3 ऐसे चल रहा है, 4 ऐसी साइड, -1, -2, -3 ये है। अब आप बताओ x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो x की वैल्यू 0 लिखी, y की क्या आ रही है, 0 आ रही है, ये पॉइंट आ रहा है ओरिजिन। x की आप 0.1 रख रहे हो, तो 0.1 का क्या आएगा, 0.1 का 0 है ना, यही आएगा। 0.2 रख रहे हो तो क्या आएगा, यही आना सेम, है ना। इस 0 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अगर आपने x की वैल्यू 1.1 रखी, तो 1.1 पे क्या आएगी, x की वैल्यू 1.1 का ग्रेट इंटीजर 1 आने वाला है, तो y की वैल्यू 1 आ रही है, 1.1 रखने से 1 यहाँ पे था, तो y की वैल्यू क्या आई, 1। x की वैल्यू आपने 1.1 ली, y की क्या आई, 1 आई, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1.2 रखोगे, 1.2 का कितना आएगा, 1.2 का 1 ही आएगा, 1.2 रखी आपने तो वैल्यू 1 ही आ रही है। 1.3 रखी, जब भी 1 आ रही है, 1.4, जब भी 1.9, 1.9 पे भी 1, 2 आपने 2 रखी तो कितनी आई, 2 आई y वैल्यू, तो आप क्या कहोगे, 1 और 2 के बीच में है तो y वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ पे y वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा लिख लो, 1 और 2 के बीच में ग्राफ ये वाला। ठीक है, और 1 पे कितनी थी, 1 ही थी, आप इसको थोड़ा सा डार्क कर देना। और 2 पे क्या आ गई थी, 2 पे 2 नहीं थी, 2 पे क्या चली गई थी, ऊपर चली गई थी, y वैल्यू 2। देखो पहले 1 और 2 के बारे में बात करता हूँ। 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आ रही थी, y इक्वल टू 1 ऐसा ग्राफ आएगा। ऐसे तो बताया था, y इक्वल टू 1 खींचना हो तो y इक्वल टू 1 ऐसे खींचना, y इक्वल टू ऐसे, y इक्वल टू 3 ऐसे, लेकिन 1 और 2 के बीच में है तो यहाँ तक ही खींचना है सिर्फ, इसका आगे नहीं खींचना है। अब ऐसा आप बताओ, y की वैल्यू आपने 2 और 3 के बीच में दी, 2 ली, तो 2 पे क्या आएगा, y की वैल्यू 2 आएगी, 2.1 पे भी 2 आएगी, 2.5 पे भी 2 आएगी, 2.9 पे भी 2 आने वाली है। तो 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है तो क्या आएगा, 2 आएगी y वैल्यू 2, 3 पे नहीं आएगी, 3 का आपने सर्कल लगा दिया, 3 पे ये पॉइंट शामिल नहीं है, 3 वाला। ठीक है, 2 पे कितना है, 2, तो 2 शामिल करना है इसमें, ये था। ऐसे आप 3 और 4 के बीच में लोगे तो 3 और 4 में क्या है, y वैल्यू, 3 और 4 के बीच में y वैल्यू क्या आने वाली है,
3 आने वाली है, तो 3 का आप ऐसे कर देना, बस ये शामिल है, आगे वाला पॉइंट 4 शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव साइड देखते हैं। अगर अपने पास y की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, तो y की वैल्यू ग्रेटेस्ट आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, -1 इस साइड, -1 से 0 के बीच में ऐसा आएगा। ठीक है, ये आ गया, ये वाला ऐसे -1 से -2 के बीच में है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y को आएगी -2, ऐसे ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, देखो आपको ये कैसे दिख रहा है, एक टाइप से स्टेप दिख रहे हैं, स्टेप, देखिए स्टेप स्टेप स्टेप, इसको बोलते हैं स्टेप ऑफ फंक्शन, बोल देते हैं स्टेप ऑफ फंक्शन। ओके, ये था। अब इसके डोमेन रेंज बताओ, डोमेन रेंज क्या है, डोमेन और रेंज बता सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या ले रखी है आपने, एक्स की वैल्यू, एक्स की सारी वैल्यू ले रखी है आपने, नहीं ले रखी, एक्स के आपने 0.1 2 3 1.1 सारी ले रखे, हर नंबर पे ग्रेटेस्ट आंसर डिफाइन करते हैं, तो डोमेन तो आ गई रियल नंबर। रेंज क्या है, रेंज का मतलब जो आंसर क्या है, आपने एक्स की वैल्यू 0.1 से 1 से 2 के बीच में लिखी, 1 से 2 के बीच में, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 आ गई ना, 2 से 3 के बीच में 2 आ रही है, 3 से 4 के बीच में 3 आ रही है, 4 से 5 के बीच में 5 आएगी, ऐसे नेगेटिव -1 -2 -3 आएगी, यानी सारे नंबर नहीं आ रहे, इसमें सिर्फ क्या आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं। 2 और 3 के बीच में सिर्फ 2 आ रहे हैं, 2.1 तो कहीं आ ही नहीं सकती y की, 2.1 तो 2 का ग्राफ है, 2.1 तो ग्राफ नहीं है, इसके बीच में गैप आ गई, देखो यहाँ से यहाँ तक इंटीजर है सिर्फ, तो रेंज क्या आ गई, ओनली इंटीजर्स। ओके, अब अपने पास 2-3 फंक्शन और बढ़ जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर इनमें से आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बताना, कमेंट में बता देना, चाहे वैसे करके बता देना। ओके।